इमेजिन करो अगर रातों रात आपके पास किसी की भी बॉडी के अंदर जाके उसे अपने वश में करने की पावर आ जाए, तो आप इसका यूज कहाँ और कैसे करोगे? अपने अपोजिट जेंडर के बॉडी में जाओगे, या अपने दोस्तों के बीच फाइट करवाओगे, या फिर अपने टीचर को पोजेस करके क्लास के टॉपर ही बन जाओगे? पहले हमारे मेन कैरेक्टर की सोच भी आपसे कम हरामी नहीं है, क्योंकि वो भी कुछ ऐसा ही करने लगता है। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर यू ओटोसाका से, जिसे अभी भी पता चला है कि वो किसी के शरीर में 5 सेकंड के लिए जाके वापस आ सकता है, और फिर वो एक क्रीपी सा स्माइल लेके इसकी टेस्टिंग करने निकल पड़ा है। उस सड़क पे चल रही लड़की के अंदर जाके कुछ तो इन्फॉर्मेशन लेने लगता है। इसके बाद वो दो जाने दोस्तों को जाने दुश्मन जैसे लड़वाता है और मजे लेता है। इतना ही नहीं, वो एग्जाम में अपने पावर का मिसयूज करके टॉपर भी बन जाता है, जिसके बाद से तो उसे हर रोज लड़कियों के लव लेटर्स आने लगे। और अभी भी वो एक लड़की से मिलने आया है जो उसे प्रपोज की है। यूँ कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं इतना स्टडी में बिजी रहता हूँ कि इन सब के लिए टाइम नहीं निकाल पाऊंगा। वो लड़की फिर उसे सॉरी कह के चली जाती है, और यू स्माइल करते हुए सोच रहा था, "एह, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की को थोड़ी पटाऊंगा।" दरअसल उसकी नज़र क्लास के सबसे स्मार्ट और ब्यूटीफुल लड़की पे है, यूमी। तो वो एक प्लान बनाता है उसे अपने प्यार में गिराने का। इसके लिए स्कूल ओवर होने के बाद वो सबसे पहले उसके साथ घर जाने वाली लड़की को पोजेस करके उससे दूर भेज देता है, और फिर सामने से आ रहे एक ट्रक के ड्राइवर को पोजेस करके ट्रक यूमी की तरफ मोड़ देता है, और एन मौके पे बॉलीवुड की हीरो की तरह उसे बचा लेता है। किस्मत से वो बेचारा ड्राइवर ऊपर वाले को प्यारा नहीं हुआ था। इधर यूमी उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है, और फिर यू उसे स्कूल में लाके उसकी पट्टी करता है और फिर जाने लगता है। यूमी यू से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ पैनकेक खाने चलोगे? यू थोड़ा सोचता है और कहता है, पर मैं तुम्हें तुम्हारी सहेली के बीच इंटरप्ट नहीं कर सकता। अभी यहाँ यूमी की फ्रेंड कहती है, अरे यूमी, मुझे एक काम था तो मैं निकलती हूँ। यू उसके जाने पे कहता है, ये हुई ना बात। इधर कोई तो उसकी ये सभी हरकतें रिकॉर्ड कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है जहाँ यूमी यू को पैनकेक खाने का बढ़िया तरीके बताती है। यू कहता है कि ये बढ़िया था। यूमी फिर यू को पूछती है कि क्या वो फिर कभी ऐसे बाहर मिल सकते हैं। यू का तो प्लान सक्सेस दिख रहा था, तो कैसे मना करता। वो कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल में, जहाँ यू को यूमी का मैसेज आता है कि क्या हम साथ में घर चल सकते हैं। उसके टेक्स्ट पढ़ के तो यू क्लास में ही पागलों जैसे हंसने लगता है, जैसे उसने कितना बड़ा प्लान को अंजाम दे दिया हो। तभी स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट यू को बुलाता है काउंसिल रूम में। वो यू को कहता है कि तुम्हारे टॉपर होने पे क्वेश्चन उठे हैं कि तुमने एग्जाम में जरूर चीटिंग की है। यू कहता है, क्या बकवास है, मैंने कोई चीटिंग नहीं की थी। प्रेसिडेंट कहता है, ठीक है, तो तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन पेपर है, उसे मेरे सामने सॉल्व करो। अगर तुमने 90% का भी स्कोर कर दिया तो ये मान लिया जाएगा कि तुम सही में टॉपर हो। यू कहता है कि मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, और वहां से जाने लगता है। प्रेसिडेंट लड़का कहता है कि ये प्रिंसिपल का ऑर्डर है, अगर तुमने रिजेक्ट किया तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। यू फिर बैठ जाता है पेपर लिखने, पर लिखे तो लिखे क्या, कद्दू। वो सोच रहा था शायद प्रेसिडेंट के हाथ में आंसर शीट है। ये सोच के वो उसके शरीर में जाता है, पर वो देखता है कि ये तो मैगजीन है, जिससे वो गुस्से से उसे फाड़ देता है। और 5 सेकंड अब खत्म हो गया था, तो वो वापस से अपने बॉडी में आ जाता है। प्रेसिडेंट लड़का ये देख के हैरान था कि उसके हाथ की मैगजीन फट कैसे गई। तभी यहाँ एक लड़की निकलती है जिसके हाथ में एक कैमरा था। वो कहती है कि मैं हूँ नाओ तोमोरी, स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट, पर दूसरे स्कूल से। हमने तुम्हारे बारे में कुछ अनयूजुअल नोटिस किया है। तुम अचानक से बेहोश हो जाते हो, जिसके बाद तुम्हारे आसपास की चीजें अजीब बिहेव करने लगती हैं। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? यू घबराते हुए कहता है कि मुझे बस नींद की बीमारी है, मैं कभी भी गिर जाता हूँ। तभी नाओ उसे मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, बल्कि तुम एक बीमारी हो। अब यहाँ से यू भागता है और बाहर खड़ी यूमी को पकड़ के कहता है, चलो भागो यहाँ से। और वो नीचे गिर जाती है, और यू फिर उसे वहीं छोड़ के भागने लगता है। यूमी के पास आके एक लड़का जोजीरो कहता है, चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। और फिर वो यू की तरफ तेजी से भागता है। यू अपने पीछे से तेजी से आता हुआ कोई चीज नोटिस करता है, जो उसे धक्का देती है, जिससे वो दूर पानी पे टप्पा खाते हुए एक मैदान में आकर रुकता है। यू फिर उससे पूछता है कि ये क्या था। जोजीरो कहता है कि ये मेरी एबिलिटी है, मैं काफी तेज स्पीड से भाग सकता हूँ, और हाँ, कभी कभी तो मैं इसे कंट्रोल भी नहीं कर पाता, जिस वजह से मुझे कई बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। यू कहता है कि एक डिफेक्टिव एबिलिटी, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? तभी नाव यहाँ आती है और कहती है, हम तुम्हें दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर रहे हैं, जहाँ पे तुम्हारे जैसे बच्चे हैं, और हाँ, तुम्हारे गार्जियन से भी हमने परमिशन ले ली है। यू काफी गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है, पर तभी नाव इनविजिबल होकर उसे पीट देती है। यू पूछता है, आखिर अब ये क्या था? जोजीरो कहता है कि ये नाव की पावर्स है, इनविजिबल होकर अटैक करना। और ये सिर्फ उसी को नहीं दिखती है जिसे ये टारगेट की है, बाकी सबको ये दिखती है। यू कहता है, एक और डिफेक्टिव एबिलिटी। नाव कहती है कि सिर्फ एक तुम ही नहीं हो जिसके पास पावर्स है, ऐसे और भी लोग हैं, इसलिए हमें कॉर्पोरेट करो, नहीं तो ये एविडेंस काफी है तुम्हें जेल भिजवाने के लिए।
सीन शिफ्ट होता है जहाँ यू की हालत देख उसकी बहन आयुमी कारण पूछती है। यू कहता है कि मैं थोड़ा गिर गया था। फिर आयुमी कहती है कि अंकल ने हमें नए स्कूल में शिफ्ट करने की बात की है। इधर यू सोच रहा होता है कि चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, अभी अभी तो मुझे पावर्स मिली थी। वहीं दूसरी तरफ आयुमी काफी खुश थी और फिर दोनों डिनर करने बैठते हैं। डिनर में आयुमी ने ऑमलेट राइस बनाया था, जिसे देख यू सोच रहा होता है, मैंने इससे क्यों कह दिया था कि ये मेरा फेवरेट है, ये तो डेली डेली यही बनाने लगी है। आयुमी पूछती है कि कैसा बना है। यू कहता है कि हाँ ठीक है। आयुमी कहती है कि मैं मॉम के जैसे बनाने का ट्राई कर रही हूँ। यू कहता है मॉम, उनका तो नाम भी ना लो। दरअसल दोनों के मॉम डैड के डिवोर्स के बाद इन्हें किसी ने नहीं अपनाया, जिसके बाद एक अंकल इनके लीगल गार्डियन है। आयुमी कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कोई और भी अपना है। यू कहता है कि ख्यालों से बाहर निकलो और सोने जाओ। और हमेशा की तरह सोने से पहले आयुमी स्टार्स देख रही होती है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, दोनों अपने न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे होते हैं जो एकेडमी की तरफ से उन्हें मिला था। यू सोच रहा होता है पिछले शाम की बात जब वो यूमी से मिला था और उसे बताया था कि वो नए स्कूल में शिफ्ट हो रहा है जहाँ से मुझे निकलने की परमिशन नहीं होगी, तो क्या तुम वहाँ मुझसे मिलने आ सकती हो। यूमी कहती है कि ये तो बहुत दूर है, पर मैं ट्राई करूंगी वीक में एक बार आने की, और तुम भी कोशिश करना अल्टरनेट वीक में आने की। यू कहता है कि मैं नहीं आ सकता, ना ही मैं तुम्हें बता सकता हूँ मेरे साथ अभी क्या हो रहा है। अभी यूमी खड़ा होते हुए कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई थी, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन अब लग रहा है हमारे रास्ते अलग हो रहे हैं, तो अपना ख्याल रखना, और वहाँ से चली जाती है। यू कंफ्यूज था कि क्या उसने मुझे इज्जत से रिजेक्ट कर दिया। Emotional damage. सीन प्रेजेंट में आता है। आयुमी काफी खुश होती है ये देख के, क्योंकि ये नए अपार्टमेंट का रूम काफी बड़ा, बढ़िया और एडवांस था। यहाँ तभी नाओ और जोजिरो भी आते हैं और सामानों को रखवाने में उनकी मदद करते हैं। और नाओ यहाँ पे फिर आयुमी को अपनी पावर्स भी दिखाती है, जिससे आयुमी काफी इम्प्रेस होती है। तब सभी उनकी मदद करा के निकल रहे होते हैं और डिनर में आज फिर से आयुमी ने ऑमलेट राइस बना के रखा था विथ पिज्जा सॉस। अब तो यू डेली डेली एक ही डिश खा के उब गया था, और वो ये बात आयुमी से कह भी नहीं सकता था क्योंकि उसे बुरा लगेगा। फिर वो उसकी स्माइली चेहरे को देख के खाने लगता है। आयुमी टीवी पे अपनी फेवरेट पॉप सिंगर यूसा की म्यूजिक वीडियोस देख रही थी। तो समय आयुमी कहती है कि हमारे स्कूल आसपास ही हैं, तो हम साथ में जा सकते हैं, है ना। यू कहता है हाँ, और सोच रहा होता है कल के सपने के बारे में जिसमें वो और आयुमी किसी लड़के का हाथ पकड़े चल रहे होते हैं। यू कहता है आखिर कौन था वो। दिन शिफ्ट होता है अगले दिन। यू स्कूल के लिए निकल रहा होता है, तभी आयुमी कहती है तुम्हारा लंच। यू पूछता है कि इसमें क्या है। आयुमी कहती है तुम्हारा फेवरेट ऑमलेट राइस। यू मुंह बना लेता है और तभी कहता है कि अरे मेरे स्कूल में तो कोई लंच लेके आता ही नहीं, सभी कैफेटेरिया से खरीद के खाते हैं, तो ये रहने दो। आयुमी थोड़ी उदास होती है पर फिर कहती है ठीक है, आगे से नहीं बनाऊंगी, आज बना दी हूँ तो ले जाओ। दिन शिफ्ट होता है यू के न्यू स्कूल में। वो नाव से पूछता है क्या यहाँ सभी स्टूडेंट्स के पास कुछ ना कुछ पावर्स हैं। नाव कहती है नहीं, कुछ के पास है, कुछ के पास डेवलप होने के सिम्टम्स मिले हैं। यू पूछता है तो ये स्कूल का मोटिव क्या है, उन्हें रखना। नाव बताती है कुछ सालों पहले जब पुलिस और साइंटिस्ट को पता चला ऐसे लोगों के बारे में, तो वो उन पे एक्सपेरिमेंट करने लगे, जिससे उन्हें काफी यातनाएं सहनी पड़ती थी, कुछ तो मर भी जाते हैं। यू पूछता है कि क्या तुम सच कह रही हो। नाव कहती है कि मेरे भाई के साथ ऐसा हो चुका है, ये पावर्स लिमिटेड टाइम के लिए रहती हैं किसी के पास भी, इसलिए तब तक इन्हें बाहरी दुनिया से सेफ रखने के लिए ये स्कूल एकेडमी बनाया गया है। यू पूछता है तो इसमें मेरा क्या रोल है। नाव कहती है कि तुम हमारे साथ वैसे लोगों को पकड़ने में मदद करोगे जो अपनी पावर्स का मिसयूज करते हैं। यू पूछता है और बदले में मुझे क्या मिलेगा। नाव कहती है एक सैलरी पैकेज, और यू का मुंह बंद हो जाता है। दिन शिफ्ट होता है क्लास में, जहां यू सभी से खुद को इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है और कुछ लड़कियों को देख के अपनी वही पुरानी क्रीपी स्माइल देता है, और तभी उसकी नज़र जोजीरो और नाव पे पड़ती है जो उसी की क्लास में थे, जिन्हें देख यू की बिरयानी पकने से पहले ही जल जाती है। इसके बाद लंच में यू अपने टिफिन ओपन करता है जिसमें ऑमलेट राइस पे पिज्जा सॉस से आयुमी ने लिखा था। यू अपना सर पकड़ लेता है, तभी यहाँ जोजीरो आता है और उसे साथ में चल के कैफेटेरिया में खाने के लिए कहता है। यू कहता है हाँ चलो, और वहाँ पे काफी भीड़ थी, तो जोजीरो कहता है कि उससे क्या दिक्कत है। फिर वो अपनी स्पीड पावर का यूज करता है, वो सैंडविच लेके वहाँ पे पैसे रख देता है और अपनी पावर्स पे पूरी कंट्रोल नहीं होने की वजह से वो पूरे कैफेटेरिया को बर्बाद कर देता है। फिर वो यू को सैंडविच देते हुए कहता है कि ये लो खाओ। यू कहता है कि अपनी हालत देख रहे हो। जोजीरो कहता है कि मैंने शरीर के अंदर प्रोटेक्टिव आर्मर पहन रखा है, तो ये हल्का सा ही है मेरे लिए। यू मनी मन कह रहा होता है इसके नलका से ललका बह रहा है और इसे ये हल्का लग रहा है। कैफेटेरिया बर्बाद होने की वजह से दोनों क्लासरूम में आके लंच कर रहे होते हैं, तभी यू की नज़र नाव पे जाती है जो अकेले बैठ के लंच कर रही होती है। यू जोजीरो से पूछता है कि वो तो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है ना, फिर भी उसके कोई फ्रेंड क्यों नहीं है। जोजीरो कहता है कि किसी कारण से नाव अब अपने दोस्त नहीं बनाती।
तभी यहाँ नाव आती है और कहती है कि हमारा खबरी आ रहा है। यू कहता है इसका क्या मतलब है? जुजिरो कहता है कि साथ में चलो, सब पता चल जाएगा। सभी स्टूडेंट काउंसिल रूम में आते हैं जहाँ एक आदमी पानी में भीगे हुए आता है और लोकेशन पॉइंट करते हुए कहता है एबिलिटी है फोटोग्राफी। यू कहता है इसका क्या मतलब है? नाव कहती है कि हमें उस तक पहुंचना होगा, इससे पहले पुलिस उस तक पहुंचे। फिर वो लोग उस स्कूल के लोकेशन पे पहुंचते हैं और अलग अलग होकर पूछताछ करने लगते हैं कि कोई अजीब सा इंसिडेंट हुआ है क्या फोटोग्राफ से रिलेटेड। तभी नाव भागते हुए यू के पास आती है और कहती है कि मुझे उस बंदे पे शक है, तुम उसके बॉडी में जाके उसके पास रखी फोटोग्राफ्स को निकालो। यू फिर उसके शरीर में जाके फोटोज को निकालता है और जोजीरो फिर उस बंदे को दूर भेज देता है। नाव फोटोग्राफ्स देखती है जिसमें एक लड़की की न्यूड पिक्चर्स थी। वो उस लड़के के पास जाके पूछती है क्या तुमने ये पिक्चर्स क्लिक की है? वो लड़का कहता है कि नहीं, मैंने इसे सिर्फ खरीदा है। फिर वो उससे बेचने वाले का नाम पता लेके पहुंचते हैं जहाँ एक लड़का तीरंदाजी कर रहा होता है। नाव कहती है कि वाह, लगता है ये कहावत तुम्हारे लिए ही बनी है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। वो लड़का कहता है कि मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? नाव कहती है कि भोले मत बनो, तुम्हारे कस्टमर ने हमें सब बता दिया है और तुम्हारे लॉकर से भी हमने तलाशी ले ली है, सभी एविडेंस इस कैमरे में है। तो अब बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो लड़का ऊडो कहता है क्योंकि मुझे इसके अच्छे पैसे मिलते हैं। और फिर वो नाव की पिक्चर्स ले लेता है और कहता है अगर चाहती हो कि ये कहीं ना जाए तो चली जाओ यहाँ से। तभी यू उसके बॉडी में चला जाता है और फिर वो फोटो को नाव की तरफ फेंक देता है। ऊडो को समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। फिर वो अपनी एरो को उस पर तान देता है पर जोजीरो आके उसके एरो को पकड़ लेता है। और नाव कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हें पुलिस को दे दें ताकि वो तुम्हें किसी साइंटिस्ट के पास ले जाके तुम पे एक्सपेरिमेंट करें? अगर नहीं तो ये सब काम छोड़ के सही ढंग से पैसे कमाओ। ऊडो फिर अपने घुटने पे आ जाता है और जाते हुए यू पूछता है तो यही काम है हमारा? नाव कहती है कि हाँ, और ये उनके लिए जरूरी भी है, जिससे उनका भी हाल मेरे भाई जैसा ना हो। यू पूछता है आखिर तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ जब साइंटिस्ट उसे पकड़ के ले गए? नाव कहती है कि चलो कल मिल ही आते हैं उससे, रास्ते में बता दूंगी। अगले दिन यू नाव के साथ निकल पड़ता है जहाँ मेट्रो में नाव बड़े आराम से लंच कर रही होती है। यू सोचता है कि इसे फर्क ही नहीं पड़ता आसपास के लोगों से। इसके बाद नाव यू को अपना पास्ट बताती है कि कैसे मेरे भाई को गिटार का शौक था और उसकी मर्जी के बिना ही मॉम ने जबरदस्ती हमें बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया, जहाँ मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरे बहुत जल्द दोस्त भी बन गए थे और हर दिन मेरी मेडिकल टेस्ट कराई जाती थी। मुझे लगा ये यूजुअल होगा, पर एक ही स्कूल में होने के बावजूद भी मैं अपने भाई से भी नहीं मिल पाती थी। और इसी दौरान उस पे साइंटिस्ट ने कई एक्सपेरिमेंट किए। उसके पास एबिलिटी थी फ्रीक्वेंसी मैनिपुलेशन की, जो उसने एक बार अपने गिटार शो में यूज किया था। साइंटिस्ट को लगता था कि ये पावर का यूज वो कम्युनिकेशन इनहेंस करने या जैम करने में कर सकते हैं। जब 1 साल बाद मैं अपने भाई से मिली तब तक वो अपना यादाश्त खो चुका था और मुझे तब पता चला मेरे जो भी फ्रेंड्स थे वो बस मेरे डिस्ट्रैक्शंस के लिए थे और मेरे पे जो टेस्ट किए जा रहे थे वो आम मेडिकल टेस्ट नहीं बल्कि मेरे अंदर की पावर्स को फोर्सफुली एक्टिव करने के लिए थे। अब ये सब पता चलने के बाद मैं वहां से भाग निकली और फिर किसी पे भरोसा नहीं करती थी। यू पूछता है कि फिर क्या हुआ? नाव कहती है कि फिर मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई जो भरोसे वाला था। यू पूछता है कौन है वो? तभी नाव कहती है कि हम पहुंच गए। वो लोग एक रूम में आते हैं जहां नाव का भाई पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। नर्स उसे इंजेक्शन देती हैं और फिर वो शांत हो जाता है। फिर वो लोग बाहर निकलते हैं। यू पूछता है कि तुमने इसे साइंटिस्ट के कैद से कैसे आजाद कराया? नाव कहती है इसका क्रेडिट भी उसी इंसान को जाता है जिसमें मैं भरोसा करती हूँ, और वो इसे ठीक नहीं कर सकता। यू कहता है कि शायद इसे साइंटिस्ट ठीक कर देते अगर तुम इसे वहां रहने देती। नाव हंसते हुए कहती है साइंटिस्ट के लिए पावर्स एक बैटरी की तरह है जो चार्जेबल नहीं है। चलो अब वापस चलते हैं। दिन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। स्कूल में इनका वही खबरी फिर से पानी में भींगा हुआ आता है। यू पूछता है कि ये हमेशा गीला होकर क्यों आता है? जोजीरो कहता है क्योंकि इसकी पावर्स तभी काम करती है। यू फिर मुंह छिपाते हुए कहता है बिगी बिल्ली। फिर वो लड़का मैप पे एक लोकेशन मार्क करते हुए कहता है एबिलिटी है स्पिरिचुअल मीडियम और पायरोकिनेसिस, और चला जाता है। सभी ये सुन के हैरान थे कि ये जो भी है इसके पास दो एबिलिटीज हैं, एक आत्माओं से कांटेक्ट करना, दूसरी फायर एबिलिटीज। सब लोकेशन पे पहुंचते हैं जहां उन्हें एक लेडी से उसके बारे में पता चलता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे जिसका नाम है यूसा निशिमोरी। उसका नाम सुन के यू को याद आता है कि ये तो वही फेमस पॉप सिंगर है जिसकी वीडियोस आयुमी देखती है। इधर जोजीरो भी कहता है कि यूसा निशिमोरी, इसका तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और फिर उसके बारे में बहुत सारी बातें नाव को बताने लगता है। फिर वो लोगों को वो बंदा मिलता है जो यूसा का पीछा कर रहा था और सभी उसे पीटते हुए पूछते हैं कि आखिर उसका पीछा क्यों किया जा रहा है। वो कहता है कि उसके प्रोड्यूसर ने ऐसा करने को कहा है और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। फिर वो लोग उस आदमी को हॉस्पिटल भेज के उसके बताए लोकेशन पे जाते हैं जहाँ उन्हें एक लड़का शो रोक देता है और पूछता है कि तुम लोग यूसा को कैसे जानते हो? जोजीरो कहता है कि मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। ना उसे एक लात मारती है और कहती है कि मुझे बात करने दो इडियट।
फिर वो कहती है कि यूसा की जान को खतरा है और हम उसकी मदद करने आए हैं। उस लड़के को इनकी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था, तो नाओ उसे अपनी एबिलिटीज दिखाती है, जिसके बाद वो उन्हें साथ में आने के लिए कहता है। वो लोग एक क्लब में पहुंचते हैं जहां यूसा का ध्यान एक लड़का रख रहा होता है। सो उससे कहता है कि इनके पास भी मीसा जैसी एबिलिटी है, ये मदद करने आए हैं। नाओ कहती है कि मीसा, इसका नाम यूसा है ना? फिर वो उसके पास जाके पूछती है कि क्या तुम अपना असली नाम बताओगी? तभी जोजीरो फिर से टपक जाता है कि इसका नाम यूसा कुरुगाने है। नाओ उसे फिर से एक लात मार के साइड में कर देती है और कहती है कि मैंने तुमसे नहीं पूछा था। फिर वो यूसा से पूछती है कि तुम कभी कभी अपने आप पर से कंट्रोल खो देती हो, क्या तुम्हें इस बारे में पता है? वो लड़का सो कहता है कि ये तुम्हें कैसे पता? नाओ बताती है कि इसके अंदर दो एबिलिटीज हैं। पहला, जिससे ये किसी आत्मा से कांटेक्ट करती है जो इसके अंदर आती है, और फिर उसके पास एबिलिटीज है फायर का। सो कहता है कि हाँ, और वो आत्मा और कोई नहीं यूसा की बहन मीसा है, जो 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गई। नाओ पूछती है पर प्रोड्यूसर ने इसके पीछे गुंडे क्यों लगा रखे हैं? सो एक फोन दिखाते हुए कहता है कि इसकी वजह से। तभी यूसा के शरीर में मीसा आ जाती है और कहती है मेरे बारे में कोई मेरे से क्यों नहीं बात कर रहा, और फिर वो चारों तरफ आग लगा देती है और फिर वो थोड़ी देर में उसे बुझा भी देती है। नाओ कहती है तो यूसा मीसा को नहीं बुला सकती, वो अपनी मर्जी से ही आती है। यू ये सब देख के कह रहा होता है एक और डिफेक्टिव एबिलिटी। मीसा कहती है कि मैंने उस प्रोड्यूसर के फोन में गैर कानूनी कॉन्टेक्ट्स देखे थे और कुछ लड़कियों को किए ब्लैकमेल मैसेजेस भी, तो मैं उसे लेके भाग गई, पर वो लोग यूसा के पीछे पड़ गए हैं, मैं उन सबको जला के राख कर दूंगी। नाओ कहती है कि बेवकूफ, तुम तो खुद टपक गई हो, जेल तो यूसा को जाना पड़ेगा ना। फिर नाओ एक प्लान बनाती है उस प्रोड्यूसर को सबक सिखाने का। यूसा उसे कॉल करके बताती है कि वो उसका फोन लौटा देगी, बदले में वो उसका पीछा छोड़ देगा। वो लोग मिलते हैं जहां यूसा को वो आदमी देख के कह रहा होता है मेरा फोन वापस करो। यूसा कहती है कि अगर मैं तुम्हें दे दूं तो फिर तुम मेरा पीछा नहीं करोगे। प्रोड्यूसर कहता है कि वैसे भी तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है और इंडस्ट्री में भी अब आना तो भूल ही जाओ। तभी मीसा उसकी बॉडी में आ जाती है और कहती है वो वहीं से इशारे करने लगती है, और इधर यू, जोजिरो और नाओ अपनी एबिलिटीज यूज करके उनके सभी आदमियों को मार गिराते हैं, और प्रोड्यूसर को लग रहा होता है कि ये सब यूसा कर रही है। फिर वो दूर से ही उस पे मारने का इशारा करती है और नाओ अपनी इनविजिबल एबिलिटी यूज करके उसे खूब पीटती है। फिर यूसा उसके पास आके फोन देते हुए कहती है इस बार तो माफ कर रही हूँ, अगले बार नहीं करूंगी, और चली जाती है। वो आदमी देख के हैरान था कि आखिर कौन थी ये लड़की। इधर सभी साथ में आते हैं और मीसा कहती है तो अब सब ठीक हो गया ना, वो मेरी बहन को परेशान नहीं करेंगे। नाओ कहती है अभी सब ठीक नहीं हुआ है, यूसा को हमारे साथ चलना होगा, क्योंकि अगर यूसा की एबिलिटीज बाहर फैल गई तो ये साइंटिस्ट की टेस्ट प्रोजेक्ट बन जाएगी। कुछ दिनों की ही बात है, जैसे ही पावर चली जाएगी तो फिर ये अपनी नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर सकती है। वो लड़का सो पूछता है कि क्या यूसा की पावर चली जाएगी तो मीसा भी हमेशा के लिए चली जाएगी? नाओ कहती है कि हाँ, और वैसे भी वो मर गई है तो उसका रहना ना रहना बराबर ही है। ये सुन के सो गुस्सा हो जाता है, पर उसका दोस्त उसे शांत करता है। फिर वो कहता है कि मुझे मीसा से अकेले में कुछ बात करना है। सो उसे कहता है कि मैं तुमसे कह नहीं पाया था, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस एक्सीडेंट में मुझे कम चोट आई थी, पर तुम नहीं बच पाई, ये सब मेरी ही गलती थी। मीसा कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारे सामने पूरी लाइफ पड़ी है, मुझे अब भूल जाओ और नई शुरुआत करो। फिर वो लड़का उसे बाय करके चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ यू को आयुमी घर देर से आने के लिए डांट रही होती है। यू कहता है कि स्टूडेंट काउंसिल के कुछ जरूरी काम निपटा रहा था। यहाँ आयुमी यूसा निशिमोरी की वीडियोस देख रही होती है। यू कहता है इसी का तो समस्या था, ये कल से मेरे स्कूल को ज्वाइन कर रही है। ये सुन के आयुमी काफी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है सही में, तो क्या मैं इससे मिल सकूंगी? यू कहता है कि हाँ शायद। ये सुन के आयुमी की नोज ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। यू उसे साफ करते हुए कहता है कि अरे बस, इतना भी एक्साइटेड नहीं होना है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। स्कूल जाने से पहले आयुमी ने यू के लिए ब्रेकफास्ट में टोस्ट रखा था विद पिज्जा सॉस। उसे जबरदस्ती खाते हुए यू सोच रहा होता है इसके डब्बे को जल्द ठिकाने लगाना होगा। स्कूल में सभी यूसा निशिमोरी द पॉप स्टार को देख काफी एक्साइटेड थे और उसे घेरे ही रखते थे। और इधर जोजीरो अपने फेवरेट स्टार को अपने साथ क्लास में पढ़ता देख अलग ही एक्सपीरियंस फील कर रहा था। तभी यहाँ नाव आती है और सभी को स्टूडेंट काउंसिल रूम में ले आती है, क्योंकि उनका खबरी आने वाला था। फिर ये लोग एक लड़के को सबक सिखाने निकलते हैं जो अपने टेलीकिनेसिस एबिलिटी का यूज करता था स्पोर्ट्स में। नाव उसे चैलेंज करती है बेसबॉल मैच में, और अगर वो हारा तो उसे ये सब बंद करना होगा। मैच में वो लड़का अपने काफी पावर्स को यूज कर रहा होता है, और इधर से नाव ने भी यू को खुली छूट दे रखी थी चीटिंग करने की। फिर क्या था, यू तो है ही चीटिंग में उस्ताद, और ये लोग मैच जीत जाते हैं। नाव घर जाने से पहले यू को कहती है उस बंदे के शरीर में जाओ, मुझे कुछ नोटिस करना है। यू कहता है ठीक है, और उसके शरीर में से होके आता है। नाव कहती है बढ़िया, चलो अब चलते हैं। यू कहता है मैं कुछ समझा नहीं। नाव कहती है आगे समझ जाओगे। दिन शिफ्ट होता है अगले दिन। उनका खबरी आके बताता है इस बार उन्हें जिस बंदे के बारे में पता चला है वो ऊंची ऊंची छलांग लगा सकता है,
और उसे एक मैगजीन ने भी पहाड़ी इलाकों में नोटिस किया है। नाव को डर था कि इसकी बेवकूफ़ी की वजह से ये पकड़ा ना जाए, इसलिए वो कहती है कि हम पहाड़ी पे कैंप लगाएंगे इसे ढूंढने के लिए, जिसके लिए स्कूल के बाद ये लोग सुपरमार्केट आते हैं खाने का सामान लेने। और यू और नाव बहस करने लगते हैं इस बात पे कि ये हेल्दी है तो ये हेल्दी है। और उनकी बहस सुन यूसा कहती है ये दोनों तो बिल्कुल कपल जैसे लड़ रहे हैं। इधर जोजीरो अलग ही ख्यालों में था कि यूसा ने मुझसे अकेले में बात करी। इसके बाद ये लोग पहाड़ों पे आके कैंप लगाते हैं, बारबेक्यू करते हैं और मीसा भी एंजॉय करने यूसा की बॉडी में आ जाती है। नाइट होती है और मीसा जोजीरो के साथ वीडियो गेम खेल रही होती है। यू देखता है कि नाव कहीं दूर साइड में बैठी है जो तारों भरे आसमानों को देख रही है और म्यूजिक सुन रही है। वो उसके पास आके पूछता है ये कौन सा सॉन्ग है। वो उसे कहती है कि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है जी एंड ग्रुप का। फिर वो उसे भी सुनने के लिए दे देती है, जिसे सुन यू कहता है कि ये तो ऐसा है जैसे मैं कहीं सुनसान एरिया में अकेला हूँ। नाव कहती है कि कमाल है ना, रख लो मैं दूसरा ले लूंगी। मेरा एक सपना है जी एंड ग्रुप की वीडियोस को शूट करना। सीन शिफ्ट होता है जहाँ ये लोग बारी बारी पहरा दे करके सो रहे होते हैं। यू को फिर से वही लड़का सपने में दिखता है, तभी नाव उसे उठा देती है पहरा देने के लिए। और यू सोचता है आखिर कौन है वो। अगले मॉर्निंग में यू और जोजीरो नदी किनारे बात ले रहे होते हैं। यू कहता है तुमने अपने शरीर को काफी मेंटेन करके रखा है। जोजीरो कहता है कि हाँ, मैं अक्सर अपनी एबिलिटीज की वजह से गिरते पड़ते रहता हूँ, तो ये करना पड़ता है। यू पूछता है आखिर कब तक ये एबिलिटीज हमारे साथ रहेंगी। जोजीरो कहता है शायद 2 साल तक। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ ये लोग ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं। तभी एक लड़का आता है और कहता है हे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, ये पब्लिक नहीं बल्कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है। नाव कहती है पर हमारा तो यहीं रहने का प्लान है। वो लड़का कहता है रुको मैं अभी पुलिस को कॉल मिलाता हूँ। नाव कहती है अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। और फिर उसे मैगजीन दिखाते हुए कहती है कि ये तुम ही हो ना। और वो इनकार करता है। नाव फिर झूठ कहती है कि तुम्हारे हाई जंपिंग के वीडियोस हैं मेरे कैमरे में। तभी वो लड़का उसकी तरफ बढ़ता है उससे कैमरा छीनने, और फिर वो अपने पावर्स का यूज करके भागने लगता है। नाव यू को कहती है कि उसकी बॉडी में जाकर उसे नीचे लाने के लिए। यू ऐसा ही करता है और फिर वो लड़का नीचे पेड़ से टकराते हुए गिरता है। नाव कहती है कि अच्छा है कि तुम ठीक हो और मेरा कैमरा भी, हमारे पास भी तुम्हारे जैसे ही पावर्स हैं और ये एक टाइम के बाद चली जाएगी, इसलिए इसे आदत मत बनाओ। और जरा सोच के देखो, अगर तुम उड़ रहे हो और उसी बीच में तुम्हारी एबिलिटीज चली जाए तो तुम्हारे साथ तो मोए मोए हो जाएगा। इसीलिए अगर ऐसा नहीं चाहते हो और ना ही चाहते हो कि तुम किसी साइंटिस्ट की टेस्ट प्रोजेक्ट बनो तो आइंदा इसे यूज मत करना। यू पूछता है तुम्हें कैसे भरोसा है ये यूज नहीं करेगा। नाव कहती है क्योंकि ये मैं कह रही हूँ। अब नाव यहाँ कुछ तो यू से छुपा रही होती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ यू को फिर से आयुमी देर से आने के लिए डांट लगाती है। यू पूछता है वो छोड़ो, आज डिनर में क्या है। आयुमी ने आज बिना पिज्जा सॉस के नूडल्स बनाए थे जो खा के यू को आनंद आ गया। आयुमी कहती है मैं पिज्जा सॉस डालना चाहती थी पर वो पता नहीं कैसे खत्म हो गया। यू कहता है ये बढ़िया है, तुम्हारे बनाए खाने बिना पिज्जा सॉस के भी बढ़िया लगते हैं। आयुमी खुश होते हुए कहती है ठीक है तो मैं अब से नहीं डालूंगी। यू कहता है आखिरकार। आयुमी कहती है पता है आज मुझे एक लड़के ने स्कूल में प्रपोज किया। यू के गले में नूडल अटक जाती है पर मैंने उसे मना कर दिया। यू की नूडल गले से रिलीज होती है। यू कहता है तुम बॉयफ्रेंड बना सकती हो अगर तुम्हें कोई बढ़िया लड़का मिले तब, ठीक है। आयुमी कहती है ठीक है अगर मैं आपके जैसे लड़के को ढूंढ पाऊँ तो। तभी वो खांसने लगती है। यू उसके फोरहेड देखता है तो आयुमी को बुखार था, फिर उसे दवाई देके सुला देता है। अगली सुबह यू देखता है तो उसकी बुखार अभी तक कम नहीं हुई थी। आयुमी कहती है मुझे माफ कीजिएगा मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट नहीं बना पाऊंगी। यू कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे स्कूल में भी बात कर लेता हूँ और डिनर भी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इधर हम सीन देखते हैं आयुमी के क्लासरूम का जहाँ आयुमी की खाली बेंच को एक लड़का देख रहा होता है और उस लड़के को एक लड़की देख रही होती है। इधर स्टूडेंट काउंसिल रूम में खबड़ी आके लोकेशन मार्क करता है और कहता है एबिलिटी है कोलैप्स। यू पूछता है ये कैसी एबिलिटी है। नाव कहती है इसके नाम से तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो भी है अपने पावर से चीजें बर्बाद कर सकता है। तभी जोजीरो लोकेशन देखता है और हैरान होकर कहता है ये तो स्कूल के अपार्टमेंट का लोकेशन है। नाव कहती है इसका मतलब है ये कोई स्टूडेंट में से ही है जो आज स्कूल नहीं आया है। उसकी बातें सुन यू घबरा जाता है। उसकी घबराहट देख नाव पूछती है क्या बात है। यू कहता है आज मेरी बहन को सर्दी बुखार था इसलिए वो घर पे है। नाव कहती है ये पॉसिबल है सिबलिंग्स में पावर का होना, हमें उससे मिलना चाहिए ये जानने के लिए कि क्या उसने अपने पावर गेन कर ली। यू कहता है पर अचानक से सबके सब उसके सामने ठीक नहीं रहेगा। नाव कहती है ठीक है फिर मैं अकेले ही जाती हूँ। तभी यू को याद आता है कि आयुमी यूसा की बहुत बड़ी फैन है तो इससे मैं साथ अगर ले जाऊँ तो वो काफ़ी खुश हो जाएगी, पर ये फैन बॉय भी साथ आएगा, इसका क्या करूँ। तभी वो सोचता है कि क्यों ना मैं इसके शरीर में जाके इसे खिड़की से गिरा दूँ, और उसके पावर यूज करने से पहले ही नाव ये काम कर देती है और कहती है टेंशन ना लो,
उसने आर्मर पहन रखी है तो वो ठीक ही होगा। फिर उसके लिए एम्बुलेंस बुला के सभी लोग निकल पड़ते हैं। वो सुपरमार्केट जाते हैं जहाँ से वो लोग कुछ रेडी टू ईट फूड ले सके। रूम पहुँच के यू कहता है जरा रुको, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसकी एक्साइटमेंट ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए वो यूसा को मास्क लगा लेने कहता है। वो अंदर आके देखता है तो आयुमी के क्लासमेट्स आए थे उससे मिलने के लिए। सबसे पहले लड़की होती है क्लास रिप्रेजेंटेटिव नोमोरा। दूसरा लड़का होता है ओइकावा, ये वही लड़का है जिसने आयुमी को प्रपोज किया था। और तीसरी लड़की अपना इंट्रो नहीं देती। फिर ये सभी निकल रहे होते हैं और जाते हुए वो लड़की जिसने अपना इंट्रो नहीं दिया था वो यू को घूरते हुए निकल जाती है। तभी अंदर नाव आती है जिसे देख आयुमी काफ़ी खुश होती है और कहती है आप अभी भाई के साथ हो, क्या आप दोनों डेट कर रहे हो? दोनों कहते हैं नहीं। पीछे से तभी यूसा आके हाय करती है। मास्क के बावजूद भी आयुमी यूसा को पहचान लेती है और एक्साइटमेंट में उसके नाक से खून निकलने लगता है। नाव उसे रोक के काम करती है। फिर यूसा भी अपना मास्क हटा लेती है और एक बार फिर से आयुमी एक्साइटेड हो जाती है। अब ये लोग साथ में बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। फिर यूसा निकल जाती है क्योंकि उसे कुछ काम था। आयुमी उसका शुक्रिया कहती है आने के लिए और यूसा भी उसे जल्दी ठीक होने का विश करती है। अब बर्तन गंदे पड़े थे और यू आराम से टहल रहा होता है तो नाव उसे डांट लगाती है और साथ में धुलवाने कहती है। आयुमी ये देख के कहती है पर आप लोगों को डेट करना चाहिए। दोनों फिर से कहते हैं नहीं। अब रात में आयुमी अपनी दवाई लेके सोने जा रही होती है पर उसे डर लग रहा था। यू कारण पूछता है तो वो बताती है कि मैंने डरावना सपना देखा। नाव पूछती है उसमें क्या था? यू कहता है उससे ही मत पूछो, उसे फिर से वही ख्याल आने लगेंगे। नाव समझ जाती है और फिर वो घर निकलने वाली होती है। उससे पहले वो यू से कहती है कि कल उससे जरूर पूछना उसके सपने के बारे में, इससे हम जान पाएंगे उसके एबिलिटीज़ के बारे में। यू कहता है मुझे नहीं लगता कि वो आयुमी है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, कोई और भी तो हो सकता है। नाव कहती है कि पॉसिबिलिटीज हाई है कि वो आयुमी ही है, हम इतने बड़े खतरनाक एबिलिटी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगली सुबह यू आयुमी से उसके सपने के बारे में पूछता है। आयुमी कहती है कि मुझे ठीक से तो याद नहीं है पर कुछ तो नीचे से हट गया था। स्कूल आके वो आयुमी की बातें सभी को बताता है। नाव कहती है अगर ऐसा कुछ एबिलिटी है तो इससे आयुमी को भी खतरा हो सकता है। यूँ तुम उसकी तबीयत ठीक हो जाने पर भी उसे घर पे ही रखना जब तक हम इसके बारे में और पता न लगा लें। अगले दिन आयुमी का फीवर खत्म हो गया था और वो स्कूल जाना चाहती थी और यू उसे मना करता है कि वो कुछ दिन स्कूल नहीं जाएगी। आयुमी अब काफ़ी फ्रस्ट्रेट होती है, इसलिए अगले दिन यू के जाने के बाद वो खिड़की से भाग के स्कूल निकल जाती है। इधर यू और जोजिरो बैठ के लंच कर रहे होते हैं। यू उसे उसकी चोट के बारे में पूछता है। जोजिरो कहता है हाँ मुझे इसकी आदत सी हो गई है। यू कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि नाव की लीडरशिप गलत डायरेक्शन में जा रही है? जोजिरो कहता है नाव जो भी करती है अच्छे के लिए ही करती है। अब इन्हें मैसेज आता है स्टूडेंट काउंसिल रूम में आने के लिए। नाव यू से आयुमी की तबीयत के बारे में पूछती है। यू कहता है कि उसका फीवर खत्म हो गया है पर मैंने उसे घर पे ही रहने के लिए कहा है। नाव तभी बताती है कि पर वो तो आज स्कूल आई है। ये सुन के यू हैरान था और नाव से कहती है कि उससे मिलो और समझाओ कि वो कुछ दिन आराम करे। इधर हम आयुमी को देखते हैं जिसके पास वही लड़का ओइकावा आता है और उसे देख काफ़ी खुश होता है। फिर उसे डेट पे चलने के लिए पूछता है पर आयुमी उसे मना करके जाने लगती है। वो उसका शर्ट पकड़ लेता है। तभी यहाँ क्लास रिप्रेजेंटेटिव आती है और उसे ऐसा करने से डांटने लगती है। इधर आयुमी क्लास में जा रही होती है। तभी वो लड़की कोनिशी गुस्से से कह रही होती है तुम्हारे आने से पहले ओइकावा मेरा था पर जब से तुम आई हो वो तो तुम पे लट्टू हो गया है। मैं आज तुम्हारी चैप्टर ही क्लोज कर दूंगी। इतना बोल के वो हाथ में कटर निकालते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। आयुमी डर के छत पे भागने लगती है और कोनिशी उसका पीछा करती है पर आगे जाने पे रास्ता बंद हो गया था और अब यहाँ आयुमी को काफ़ी डर लग रहा था। कोनिशी उस पर जैसे ही वार करने बढ़ती है आयुमी जोर से चिल्लाती है जिसकी वजह से उसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो फ्लोर के सहित नीचे धड़ाम से गिरती है। इधर ये सभी पहुंचते हैं और देख के हैरान थे कि पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है। यू घबराहट में इधर उधर आयुमी को ढूंढ रहा होता है। सभी उसे रोकते हैं पर वो नहीं सुनता। तभी एक जगह उसे आयुमी दिखती है जिसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई थी। तभी एक बड़ा सा कंक्रीट टूट के यू पे गिरने वाला होता है।